सभी को गुड इवनिंग। आज आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस शुभ अवसर पर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 12th क्लास की समष्टि अर्थशास्त्र की बुक, जिसमें हमने चैप्टर 1 और 2 तो बहुत मजेदार तरीके से निपटा दिए हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम सुनकर हर साल बच्चे थोड़े डर जाते हैं, लेकिन आज इस क्लास को देखने के बाद आपके मन में ये डर नाम की चीज है ना, वो गेट आउट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जो है बहुत ही खास, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो कि हर साल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहा है और आपके मतलब जो एक अर्थशास्त्र का स्टूडेंट है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाए तो राष्ट्रीय आय होता है। एक अर्थशास्त्री को राष्ट्रीय आय निकालना तो आना ही चाहिए। तो चलिए, अगर आपका सपना है एक बड़ा अर्थशास्त्री बनने का, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय आय को जानेंगे और उसके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही आसानी से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले इंडेक्स से जो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसका परिचय देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। कारक आय क्या होता है, सामान्य निवासी क्या होता है, घरेलू आय क्या होता है और राष्ट्रीय आय क्या होता है, साथ ही इनके बीच क्या डिफरेंस होता है वो भी हम जानेंगे। घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कठिन सुनने में लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, तो चलिए ये भी समझा देंगे। और घरेलू उत्पाद की सकल तथा शुद्ध अवधारणाएं, ये सारे टॉपिक आज आपके टिप्स पे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना समय गवाए। सबसे पहले जान लेते हैं आज की राष्ट्रीय आय की अवधारणा होती क्या है। डेफिनेशन जान लेते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। तो इस डेफिनेशन में जो कि वीके ओरी द्वारा लिखी गई है, कहा गया है साफ साफ कि एक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य एक लेखा वर्ष, एक लेखा वर्ष से तात्पर्य पार्टिकुलर टाइम पीरियड, एक निश्चित समय बिंदु की अवधि के दौरान सामान्य निवासियों एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। जैसा कि आप जान ही गए होंगे, लेकिन एक दो टर्म्स जो आपको टफ लग रहे होंगे, नए लग रहे होंगे, आज उनका खुलासा कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक लेखा वर्ष से तात्पर्य है एक निश्चित समय अवधि। जैसा कि सपोज करो एक लेखा वर्ष वही होगा, अगर हमने 31 अप्रैल से लेकर 30 मार्च या फिर 31 मार्च के बीच अगर हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये हमारा होगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड ही कहलाएगा एक लेखा वर्ष। इस लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सामान्य निवासी, अब सामान्य निवासी आप जानेंगे क्या हो रहा है, क्या है जी सामान्य निवासी, ये पूछेंगे। तो सामान्य निवासी एक ऐसा व्यक्ति है जो एक वर्ष, यहाँ पे 2 पॉइंट पे याद जोर है, मैंने तो सामान्य निवासी होने के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है, 2 खासियत होना बहुत जरूरी है। पहली तो यह है कि वह एक वर्ष से अधिक समय से किसी देश में निवास कर रहा है। एक वर्ष से अधिक अगर कोई व्यक्ति किसी देश में निवास कर रहा है तो वह व्यक्ति एक देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। साथ ही साथ अगर वह व्यक्ति अपनी आर्थिक रुचि भी उसी देश में रखता है तो वह व्यक्ति भी एक देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। अब एक वर्ष से अधिक अवधि वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति अगर 1 साल से ज्यादा अगर किसी देश में रहता है तो वह उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। क्लियर है। अब ये आर्थिक रुचि वाला आपको कर रहा होगा घायल, तो इस घायलपन को मरहम लगाने आ जाते हैं कि आर्थिक रुचि से तात्पर्य है क्या है कि एक व्यक्ति है जो 1 साल तक रहता है वहां पे और वह वहीं पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, वहीं से इनकम जनरेट कर रहा है और वहीं पे मतलब अपने सारे खर्चे से संबंधित हर चीज अपनी आर्थिक रूप से जो भी संभव हो सके वो वहीं उसी देश में संपन्न करता है क्रियाएं अपनी, तो वे आर्थिक रुचियां होती हैं। ठीक है, मतलब इनकम जो मनी है, मनी से रिलेटेड सारे एक्सपेंडिचर, सारे जो गतिविधियां हैं, अगर वह व्यक्ति उसी देश के अंदर संपन्न करता है, वे गतिविधियां, व्यय हुआ, इनकम जनरेट हुआ और भी कई गतिविधियां करता है उसी देश के अंदर, तो वह व्यक्ति एक देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं।
अब जानते हैं कारक आय। जैसा कि पहले की क्लासेस में मैंने आपको इस टॉपिक पर अच्छे से बता ही दिया है, लेकिन फिर भी इस क्लास में मैं थोड़ा सा आपको रूबरू बता ही देता हूँ कि क्या होता है कारक आय। जैसा कि आप जानते हैं परिवार क्षेत्र हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। इस बारे में परिवार क्षेत्र क्या होता है, जो सामान्य निवासी होता है उसी को हम कहते हैं परिवार क्षेत्र, सामान्य निवासी। ठीक है, तो सामान्य निवासी और परिवार क्षेत्र में आप कंफ्यूज ना हो, सामान्य निवासी और परिवार क्षेत्र एक ही हैं। जो आसपास आप जो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर वे भी मतलब अगर कोई काम करते हैं, ड्यूटीज कर रहे हैं और एक देश में रह रहे हैं, तो सामान्य निवासी कहलाएगा। और परिवार क्षेत्र भी उसी व्यक्ति, उन्हीं जो समूह है उसको कहते हैं। पूरे सामान्य निवासियों के पूरे समूह को हम परिवार क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब सामान्य परिवार क्षेत्र द्वारा क्या क्या किया जाता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देख ही लिया था। एक परिवार क्षेत्र क्या करता है, अपनी पारिश्रमिक करता है। ठीक है, पारिश्रमिक मतलब कि मजदूरी करता है। ठीक है, जिससे वे इनकम जनरेट करता है। ठीक है, वे अपनी भूमि, अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट पे देता है। ठीक है, जिससे वे इनकम जनरेट करता है। ये सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइवलीहुड जीता है, एक अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वह है क्या कहते हैं, तीसरा जो पॉइंट है वह है अपना मनी, पूंजी। एक व्यक्ति है वह अपनी इनकम कैसे जनरेट कर सकता है, अपनी जो भी उसके पास रकम है, जो भी अपनी उसकी पूंजी है, जो भी उसकी इनकम है, उसको अगर वह ब्याज से बांट देता है तो भी उसको इनकम जनरेट होती है। चौथा पॉइंट है उसकी कुशलता, उद्यमशीलता। अगर वह कोई कार्य कर सकता है, कोई उसमें मतलब कार्य करने की क्षमता है, तो वह व्यक्ति उससे इनकम जनरेट करता है। तो इन्हीं की इनकम को जान लेते हैं कि क्या होती है इनकी इनकम। से परिश्रमिक करता है तो उसको क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। ठीक है, या फिर कर्मचारियों का पारिश्रमिक मिलेगा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ठीक है, इस रूप में हम कह सकते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ठीक है, ये मिलेगा उसको। भूमि जब किराए पे देंगे तो उससे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, किराया मिलेगा, किराया। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी पूंजी किसी को देगा उसके यूज के लिए, तो वह व्यक्ति हमें क्या देगा, रेंट, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ब्याज देगा। और जब कोई उद्यम मतलब एक व्यक्ति अपनी उद्यमशीलता, अपनी जो गुण है, जो उसको आता है, उसका यूज करके किसी को प्रॉफिट अर्न करवाता है, तो उसको क्या मिलेगा, उसके लिए उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। एक उद्यमी है, एक व्यक्ति है, वह अपनी कुशलता से अपनी प्रोडक्शन करता है, तो उस प्रोडक्टिविटी को क्या कहते हैं, हम उद्यमशीलता कहते हैं। और उससे क्या जनरेट होता है, उसको लाभ जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ये जो हमने पढ़े, मजदूरी हुआ, रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ और प्रॉफिट हुआ, यही होते हैं एक सामान्य निवासी के कारक आय। जो फैक्टर इनकम होती है, वही इसी को कहते हैं कि कारक सेवाओं को देने के बदले, कारक सेवाएं जो हो गई परिश्रमिक, भूमि, पूंजी, उद्यमशीलता, कारक सेवाओं को प्रदान करने के बदले जो हमें इनकम मिलती है, उसे ही हम कहते हैं कारक आय। ये हमारी कारक आय हुई, परिश्रमिक, किराया, ब्याज और लाभ, ये चार ही हमारे कारक आय होती है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको जो इस डेफिनेशन का असली मतलब है वह आपको समझ में आ गया होगा कि भैया एक लेखा वर्ष के दौरान एक सामान्य निवासियों द्वारा सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब सामान्य निवासी एक देश में एक साल से अधिक रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कारक आय, कारक सेवाओं को प्रदान करने के बदले जो प्राप्त हुई है इनकम, उसका कुल जोड़ ही राष्ट्रीय आय है। ठीक है, नेशनल इनकम है। तो मेरे ख्याल से आपको ये 3 पॉइंट्स तो एकदम मस्त हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे।
ठीक है, सामान्य निवासी आप जान गए, कारक आय जान गए और राष्ट्रीय आय तो जान ही गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि घरेलू आय और राष्ट्रीय आय क्या है। घरेलू आय और राष्ट्रीय आय क्या चीज है। तो सबसे पहले जानते हैं कि घरेलू आय, घरेलू आय, राष्ट्रीय आय का अनुमान दो तरीके से किया जाता है। एक तो घरेलू आय, राष्ट्रीय मतलब घरेलू आय के रूप में, और एक राष्ट्रीय आय के रूप में। ठीक है, घरेलू आय का तात्पर्य है एक देश की इनकम, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित इनकम जो कि एक देश के अंदर निवास करते हैं। ये सपोज करो ये भारत देश है, ये हमारा घर है, ये हमारा राष्ट्र है। ठीक है, तो इसमें जो भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जितने भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं, भले वो हमारे देश के सामान्य निवासी हों, ठीक है, या फिर विदेशी भी हो सकते हैं, गैर सामान्य निवासी। ठीक है, ये सपोज करो गैर सामान्य निवासी भी हुए, बाकी सब ये हमारे हुए सामान्य निवासी। जो ब्लैक डॉट से मैंने डोनेट करा है, जो लोकेट करा है, मतलब वे हैं हमारे सामान्य निवासी। और जो रेड मैंने डॉट से जो आपको शो कर रहा हूं, वे हैं हमारे गैर सामान्य निवासी, जो विदेशी हैं और 1 वर्ष से कम अवधि के लिए इस देश में रह रहे हैं, जिनकी आर्थिक रुचि भी इस देश में नहीं है। तो वे व्यक्ति सबकी आय, सबकी इनकम, ठीक है, कारक आय मतलब कि फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम का कुल जोड़ जो एक देश के अंदर निवास कर रहे हैं, एक देश के अंदर जो भी व्यक्ति निवास कर रहा है, भले वह गैर निवासी हो या सामान्य निवासी हो, सामान्य निवासी हो चाहे गैर सामान्य निवासी हो, सबकी जो टोटल इनकम का जोड़ है, जो एडिशन है, उसको हम घरेलू आय कहते हैं। क्लियर? कि घरेलू आय से तात्पर्य एक लेखा वर्ष की अवधि में सामान्य निवासी प्लस गैर सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ ही घरेलू आय है। क्लियर है? अब बता देता हूं आपको राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। ठीक है, सपोज करो ये तो हो गया इंडिया की बात करें हमने। अब बात करते हैं हम लंदन की। लंदन हुआ या XYZ कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री है, यहां पे भी हमारे निवासी कुछ, लंदन भी आप जानते होंगे, बहुत सारे हमारे जो ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं वे कई अपनी जॉब्स के लिए विदेशों में भी जाते हैं और अच्छे अच्छे पैकेजेस अर्न करते हैं। तो वे व्यक्ति वहां पे भी काम करते हैं, तो उनको भी हम इसमें देखेंगे। मतलब ये तो हुए हमारे भारत के कुछ निवासी, 1 2 3 4, मतलब A to Z जो भी जितने भी लोग रहते हैं जो भारतीय हैं। ब्लैक डॉट से मैंने भारतीयों को डिनोट कर दिया, मतलब हमारे एक देश के सामान्य निवासियों को डिनोट कर दिया। और ये हो गए हमारे उस देश के सामान्य निवासी, मतलब कि हमारे लिए विदेशी। ठीक है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है वह एक देश के सामान्य निवासी, अब सामान्य निवासी तो ये भी है क्योंकि ये 1 वर्ष से कम अवधि के लिए विदेशों में जाकर रह रहे हैं। ठीक है, तो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़, भले वह एक घरेलू सीमा के अंदर अर्जित किया गया हो, चाहे दूसरे देश में रहकर भी अगर अर्जित करता है वह व्यक्ति अगर इनकम, तो वह भी इसमें राष्ट्रीय आय में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लैक डॉट्स जितने भी हैं इस देश के, जो एक पर्टिकुलर कंट्री है उसके अंदर जो सामान्य निवासी मैंने ब्लैक डॉट्स डिनोट करे हैं, उनकी जो सब इनकम है, पूरी इनकम है, वो प्लस जो विदेशों में रह रहे हैं, जो ब्लैक डॉट्स मैंने दूसरे देश के लिए बता दिए हैं, उनकी इनकम है, उन सबका जोड़। ठीक है, माइनस मतलब कि जो इस हमारे देश में जो विदेशी रह रहे हैं उनकी इनकम को जो हटा दिया जाता है, तो हम उसे हमारे देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है
एक देश के सामान्य निवासी, भले वो एक देश में निवास कर रहे हो चाहे दूसरे देश में निवास कर रहे हो, लेकिन होना चाहिए सामान्य निवासी। ठीक है, सामान्य निवासी अभी आपको मैंने परिभाषा बताई दी है, जो एक वर्ष से अधिक समय के लिए एक देश में निवास करता है या फिर उसकी आर्थिक रुचि उसी देश में है तो वह सामान्य निवासी कहलाता है। तो एक सामान्य निवासी द्वारा, ठीक है, एक सामान्य निवासी द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। भले वो एक देश की सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के अंतर्गत अर्न करी हो चाहे विदेशी सीमा के अंतर्गत अर्न करी हो, तो सबका योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट घरेलू आय और राष्ट्रीय आय का भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वे थर्ड पॉइंट में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वे थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो कह रहा है घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, कि मतलब डिफरेंस होगा तभी तो परिवर्तन कर पाएंगे। तो मेन डिफरेंस क्या है, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय। घरेलू आय में क्या होता है, एक देश के सामान्य निवासी, इसमें मेन पॉइंट जो रहता है घरेलू सीमा, घरेलू सीमा के अंदर सामान्य निवासी तथा सामान्य निवासी प्लस गैर सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़, कारक आय का एडिशन, ये होता है घरेलू आय का तात्पर्य। मतलब कि सामान्य निवासियों तथा गैर सामान्य निवासियों, सामान्य निवासियों प्लस गैर सामान्य निवासी जो कि घरेलू सीमा के अंदर रहते हैं का कुल जो इनकम है, फैक्टर को आय का कुल इनकम है, टोटल है, उसे हम कहते हैं घरेलू आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है कि एक सामान्य निवासी, भले वे एक सीमा, घरेलू सीमा में रह रहे हो चाहे विदेशी सीमा में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, बस घरे सामान्य निवासी होना चाहिए, निवासी, निवासी। ठीक है, सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का एडिशन ही राष्ट्रीय आय, कुल जोड़ ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब भैया घरेलू आय है उसका रूपांतरण करना है, परिवर्तन करना है हमें राष्ट्रीय आय में। ठीक है, तो घरेलू आय में आप एक चीज आप नोटिस कर ही ली होगी, जैसा कि घरेलू आय में क्या क्या रहता है, सामान्य निवासियों की आय, एक सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों की आय भी रहती है उसमें, प्लस गैर सामान्य निवासियों की आय भी रहती है इसमें, वो भी एक सीमा के अंतर्गत की कारक आय, कारक आय। ठीक है, कारक आय का कुल जोड़ ही घरेलू आय हो गया। अब उसमें राष्ट्रीय आय में क्या परिवर्तन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सामान्य निवासियों की आय को हटाना होगा। ठीक है, और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा सामान्य निवासी जो कि विदेशों में भी जो कारक सेवाएं दे रहे हैं और उसके बदले जो कारक आय अर्जित कर रहे हैं, वह जो आय है उसको जब हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, सामान्य विदेशी विदेशों में रह रहे, विदेशों में रह रहे मतलब एक देश के सामान्य निवासियों की आय जब हम इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामान्य निवासियों की कारक आय तो उसमें पहले से ही थी, एक घरेलू आय में है क्या, ये टॉपिक्स हैं क्या है, सामान्य निवासियों की कारक आय
और गैर गैर सामान्य निवासियों के कारक आय। ठीक है, तो हमें हटाना पड़ेगा गैर सामान्य निवासियों के कारक आय को, ताकि हम उसे रूपांतरित कर सके राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय में और क्या चीज होती है, विदेशों में रह रहे हमारे सामान्य निवासियों की कुल आय, कारक आय है, उसका जो एडिशन है, जब हम सामान्य निवासी घरेलू सीमा में रह रहे सामान्य निवासियों की कारक आय में एडिशन कर देंगे तो उसे हम कहेंगे राष्ट्रीय आय की परिवार को पहचान मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं और तरीके से बता सकता हूं। तो इसका मतलब हुआ घरेलू आय। मैंने अगर आज आपने ऊपर वाला नोट कर लिया हो या फिर उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आप रब करने वाला हूं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं आपको रूपांतरण प्रक्रिया अच्छे से बता देता हूं कि भैया घरेलू आय इक्वल्स टू होता है सामान्य निवासियों की कारक आय प्लस गैर सामान्य निवासियों की कारक आय। ठीक है, और राष्ट्रीय आय होती है होती है राष्ट्रीय आय से तात्पर्य होता है सामान्य निवासियों की कुल आय, भले वे एक देश की घरेलू सीमा में रह रहे हो या फिर बाहर रह रहे हो, सबकी कुल आय का ही जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्लियर है? तो रूपांतरण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गैर सामान्य निवासियों की कारक आय को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तथा विदेशों में रह रहे सामान्य निवासियों की कुल आय को इसमें जोड़ना पड़ता है। तो इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक आज के क्लियर हो गए होंगे। और अब बचा क्या हमारा, सकल तथा शुद्ध की अवधारणा है। तो घरेलू उत्पाद की सकल तथा शुद्ध की अवधारणाएं ये क्या होती हैं? तो सकल से तात्पर्य है समस्त। घरेलू आय तो आप समझ ही गए होंगे, आपको बता ही दिया घरेलू आय। तो घरेलू आय के दो पार्ट हो गए, एक सकल और एक हो गया शुद्ध। तो सकल घरेलू आय कब कहलाती है, जब उसमें एक देश के में रह रहे सभी समान मतलब नागरिकों द्वारा अर्जित कारक आय, सभी कारक आय उसको कुल जोड़ है वे सकल घरेलू आय कहलाता है। इसमें मूल्यह्रास क्या होता है वो भी इसमें ऐड होता है, जो कि आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। तो मतलब इसमें क्या होता है, देश में रह रहे मतलब कि कुल मिला के जो घरेलू आय में सकल घरेलू आय में मूल्यह्रास भी जुड़ा होता है, उसे कहते हैं हम घरेलू आय प्लस मूल्यह्रास इक्वल्स टू सकल घरेलू आय। और जब यही मूल्यह्रास हम घटा देते हैं किसमें से, घरेलू आय में से, तो हमें मिलता है घरेलू आय माइनस मूल्यह्रास। यही मूल्यह्रास हम जब घरेलू आय में से हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है शुद्ध घरेलू आय। क्लियर है? अब मूल्यह्रास कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा, पिछली क्लासेस शायद नहीं देखे होंगे, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि उस क्लासेस को जरूर देख लें। फिर भी आपके लिए नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मूल्यह्रास से तात्पर्य एक लेखा वर्ष के दौरान, लेखा वर्ष की परिभाषा मैंने यार बता दिया, एक पर्टिकुलर समय पीरियड के अंतर्गत जो स्थिर पूंजी होती है हमारी,
जो महंगी पूंजी वाली वस्तुएं होती हैं, ठीक है, स्थिर पूंजी, जैसे मशीनरीज हुई, जो भी मतलब उच्च कीमत की जो मशीनरीज होती हैं हमारी, या फिर पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, उन पर एक लेखा वर्ष के दौरान जो भी टूट फूट पर खर्च हुआ है, जो भी उसकी संरचना टूट गई है या फिर जो भी उसकी खराबी आई है, उस पर किया गया खर्च ही मूल्यह्रास कहलाता है। जब घरेलू आय में मूल्यह्रास भी इंक्लूड होता है, जब घरेलू आय में मूल्यह्रास भी जुड़ा हुआ होता है, तो उस घरेलू आय को हम कहते हैं सकल घरेलू आय, सकल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। और शुद्ध घरेलू आय में जब से तात्पर्य है घरेलू आय में से जब मूल्यह्रास घटा दिया जाता है, जब इंक्लूड नहीं होता है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं इसे शुद्ध घरेलू आय, नेट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आज के ये 5 और 5 टॉपिक और इनके जो भी मतलब सब पॉइंट्स हैं वे आपको क्लियर हो गए होंगे और आज आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नीडी पीपल तक ये क्लास की जो क्लास है वह पहुंच जाए और वह भी उसका लाभ उठा सके। इस क्लास से संबंधित कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं और शर्माएं, ठीक है? और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? धन्यवाद, बाय बाय।